ये दिया है कि द रूल टी ऑफ एक्स वाई इज एक्स माइनस का वाई, ये रिफ्लेक्शन था। रिकॉल द रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्शन लेना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये आपका बनता है एक्स माइनस का वाई। तो इसने मैप डिफाइन किया है टी फ्रॉम R2 से लेके R2 सच दैट टी ऑफ एक्स वाई इज एक्स माइनस का वाई। तो इसने ये लिखा है रिकॉल द रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस in example 3 the rule is given by this and it is easy to obtain. Now we derive the less obvious rule for the reflection t about the line y is equal to 2x, यानी कि अब हमें ये हमें गिवन है y is equal to 2x, ये हमें गिवन है और कोई पॉइंट है हमें हमारे पास, मान लीजिए ये पॉइंट है a, b, तो मुझे क्या निकालना है, ये a b है हमारे पास, ठीक है। तो मुझे इसके अबाउट मुझे रिफ्लेक्शन लेना है y is equal to mx, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो जो हमारा लीनियर ऑपरेटर बनता है R2 ओवर R से लेके R2 ओवर R, एक्स कॉमा माइनस वाई, एक्स माइनस का वाई। अब रिफ्लेक्शन, अब अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो कितना आता है, माइनस एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो माइनस का एक्स वाई। और दो हमने ये रोटेशन मैप भी पढ़े थे, रोटेशन अबाउट एन एंगल थीटा, रोटेशन बाय एन एंगल थीटा, एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं हम और काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम होते हैं। सो वो हमने डिफाइन किया था R2 ओवर R से लेके R2 ओवर R, कैसे डिफाइन किया था, टी ऑफ a, b कैसे लिखा था हमने, cos थीटा की फॉर्म में कैसे डिफाइन किया था, अगर क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग है, तो थीटा को आप रिप्लेस कर देंगे माइनस थीटा से, टी ऑफ a, b इसको हम लिखेंगे cos ऑफ माइनस थीटा, थीटा ही रहेगा, ये आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस थीटा से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा एंड यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा a, b। सो दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्या मैं जनरल अगर मैं लिखता हूँ रिफ्लेक्शन में मुझे निकालना है किसी पॉइंट का अबाउट एनी लाइन y इज इक्वल टू mx, तो y इज इक्वल टू mx है, ये मुझे गिवन है, तो मुझे निकालना है रिफ्लेक्शन अबाउट कोई भी पॉइंट है मेरे पास, फॉर एग्जांपल a, b ये पॉइंट है और ये रिफ्लेक्शन मुझे निकालना है अबाउट दिस लाइन, तो मेरे पास आएगा पॉइंट c, d, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये है हमारा रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू mx, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, t ऑफ R2 से लेके R2 एंड इज डिफाइंड बाय t ऑफ a, b, तो मुझे फाइंड आउट करना है c, d, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू mx है और ये मेरा पॉइंट है a, b, तो पहले a, b को अगर मैं लिखता हूँ किस फॉर्म में लिख देता हूँ, r एंड थीटा की फॉर्म में, तो a को हम कैसे लिखते हैं r cos, मैं मान लेता हूँ ये एंगल मेरा थीटा है, सो दिस इज r cos थीटा एंड b इज r sin थीटा, और ये मैं मान लेता हूँ कि ये जो एंगल है टोटल एंगल है मेरा y इक्वल टू mx का, ये जो लाइन है यहाँ पे टोटल एंगल मेरे पास है अल्फा, तो टोटल एंगल कितना है अल्फा है। तो अब ये जो एंगल कितना बचा, ये एंगल कितना होगा टोटल, अल्फा माइनस थीटा, थीटा, तो ये आपका एंगल हो गया अल्फा माइनस थीटा, तो ये टोटल जो एंगल बचा इनके बीच में अल्फा माइनस थीटा बचा, तो रिफ्लेक्शन लेंगे जितना इधर है उतना ही इधर जाएगा, तो ये एंगल कितना रहेगा अल्फा माइनस थीटा, ठीक है, जितना एंगल यहाँ से यहाँ है उतना ही एंगल यहाँ से यहाँ होगा, यस सर, और ये एंगल आपका थीटा है। तो टोटल इन ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो गया हमारा, अल्फा माइनस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा एंड प्लस थीटा ट्वाइस अल्फा माइनस थीटा। तो c, d की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी r एंड cos, अब थीटा जो है अब जो एंगल हो जाएगा वो आपका एंगल हो जाएगा 2 अल्फा माइनस थीटा, r sin 2 अल्फा माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा। एंड अगर आप इसको लिखते हैं ओपन करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे तो कितना आएगा, cos a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, cos a cos b प्लस
साइन ए साइन बी कॉमा इस पे साइन पे ओपन कीजिए फॉर्मूला, कितना आएगा आर साइन ए माइनस का बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए को कितना मैंने माना है आर कोस थीटा, ए को मैंने माना आर कोस थीटा। अगर इसको अगर हम बात करें तो कितना आएगा हमारे पास cos 2 अल्फा ए एंड आर साइन थीटा इज बी, तो ये हमारे पास मिलेगा साइन 2 अल्फा बी एंड यहाँ से हमें कितना मिलेगा आर कोस, तो ये हो गया ए, तो साइन 2 अल्फा ए एंड माइनस ये आपका हो जाएगा बी माइनस का cos 2 अल्फा इंटू बी, तो ये हमारे पास मिल गया। देयरफॉर टी ऑफ ए कॉमा बी जो है हमें क्या मिला था सी कॉमा डी एंड सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये है हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे cos 2 अल्फा ए कॉमा बी, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 अल्फा एंड ये आपका हो जाएगा यहाँ से साइन 2 अल्फा एंड यहाँ पे आपका पास आ जाएगा माइनस का cos 2 अल्फा है एंगल y इक्वल टू mx, इस लाइन से आप स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप थीटा, तो थीटा ये अल्फा है आपका यहाँ पे, तो अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एम। इन जनरल अगर आप ऐसे डिफाइन है कि इनकी वैल्यू आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, ऐसा एंगल होना चाहिए हमारे पास, तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। रोटेशन अबाउट द लाइन y इक्वल टू 2x ये हमें गिवन है, ये हमारे पास फिगर गिवन है, तो इसमें है x एक्सिस हो गया y एक्सिस हो गया और ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो ये पॉइंट है मेरे पास a कॉमा b, इसने ये माना है a कॉमा b एंड t अप्लाई करने के बाद क्योंकि रिफ्लेक्शन है तो ये इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन है, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया t ऑफ a कॉमा b रिफ्लेक्शन होना। अगर ये पॉइंट अगर हम बात करें ये मैंने माना क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू होगी y इज इक्वल टू 2x है, सो व्हेन x इज 1 सो y इज 2, तो एक ये लाइन हमने ये यहाँ पे ड्रॉ की है और एक ये लाइन है इसके एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर हमने कंसीडर किया है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट कंसीडर किया माइनस का 2,1, तो ये लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना इस पॉइंट का, ये तो लाइन के ऊपर ही है तो इसका रिफ्लेक्शन वापस से वही रहेगा, सो टी ऑफ 1,2 इज सेम एज 1,2 माइनस का 2,1, तो इसका रिफ्लेक्शन मुझे निकालना है, तो ये इधर आएगा तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, यस और नो? यस सर। तो टी ऑफ माइनस का 2,1 हमने निकाला, टी ऑफ माइनस 2,1 दैट विल बी द नेगेटिव, क्योंकि ये पॉइंट है तो ये पॉइंट इस लाइन पे यहाँ पे आएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो एक इस लाइन पे लाई करेगा ये, इसका इधर नेगेटिव हो जाएगा, सो माइनस ऑफ माइनस 2,1 दैट इज 2 एंड माइनस का 1। तो वेक्टर स्पेस कहाँ है, मैप डिफाइन करना है हमें R2 से लेके R2 such that T of A, B is, तो R2 जो है हमारे पास वेक्टर स्पेस है, तो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस जो होती है वो आपको पता है क्या होती है, E1 एंड E2, E1 एंड E2 ये आपको पता है स्टैंडर्ड बेसिस होती है। ये जो एलिमेंट है मेरे पास 1,2, सो 1,2 अगर मैं लेता हूँ एंड माइनस 2,1 लेता हूँ, तो क्या ये बेसिस बन जाएगी, क्या ये बेसिस बनेगी ऑफ R2? Two vector v1 and v2 is linearly dependent if and only if one of the vector can be written as a scalar multiple of other, and v2 is linearly dependent है, इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ द अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो होगा नॉन जीरो होगा एंड इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा बाय डेफिनेशन। सो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि अल्फा 1 जो है नॉन जीरो है, अल्फा 1 नॉन जीरो है तो क्या करेंगे हम, अल्फा 1 v1 इसको मैं उधर ले जाता हूँ दूसरी साइड अल्फा 2 v2, सो v1 को हम लिख सकते हैं माइनस का अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 इनटू v2, ये आपका कोई क्योंकि अल्फा 1 नॉन जीरो है सो इट विल बी ए रियल नंबर, सो v1 इज इक्वल टू माइनस का ये आपका कुछ हो जाएगा स्केलर टाइम, इसको मैं मान लेता हूँ c टाइम ऑफ v2, सो ये आपके पास रिजल्ट है कि v1 एंड v2 इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो मैंने शो किया, मैंने यहाँ से ये लिया कि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि v1 जो होगा और v2 ये आपस में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कन्वर्स पार्ट, अगर मैं मान लेता हूँ कि v1 एंड v2 दो वेक्टर लीनियरली एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, यानी कि v1 जो स्केलर मल्टीपल है सेकंड का, तो v1 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ v1 माइनस का एंड c v2 इज 0, तो यहाँ पे मेरा 1 है,
तो बाय डेफिनेशन ये आपका जीरो हो या ना हो, बट यहाँ पे मेरा नॉन जीरो है, सो लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन v1 and v2 is linearly dependent. This is linearly dependent if and only if they are scalar multiple of other. v1 is a scalar multiple of other, scalar multiple of other. So इसका कॉन्ट्रापोजिशन अगर हम बात करें, नॉट दिस देन नॉट दिस, नॉट दिस देन नॉट दिस, तो आपके पास रिजल्ट हो जाता है कि v1 and v2 is linearly independent if and only if v1 is not a scalar multiple of other or v2 is not a scalar multiple of other, is not a scalar multiple of other. और मैंने ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि अगर बेसिस चेक करनी है, अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, v इज ए n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एंड अगर आपके पास कोई सेट है बीटा जिसके अंदर n एलिमेंट है, से बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n, तो फोर लाइंस आर इक्विवेलेंट, बीटा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, बीटा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इसके पास कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, n एलिमेंट यहाँ आपने चेक कर दिया, बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो दैटली बीटा इज ए बेसिस. तो और आप चेक कर लेते हैं बीटा स्पैन्स द वेक्टर स्पेस v, देन ऑटोमेटिकली बीटा इज ए बेसिस. तो यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि बीटा बेसिस है या नहीं है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली वेक्टर स्पेस आपको गिवन है, कितना डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, तो 2 एलिमेंट आने चाहिए बेसिस में, तो 2 एलिमेंट यहाँ पे हैं, 2 एलिमेंट यहाँ पे हैं. जस्ट क्या चेक करना है, बीटा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. कैसे चेक करेंगे, दिस इज नॉट ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. तो अगर इसका स्केलर मल्टीपल अगर मैं करूंगा तो ये कब होगा, 1,2 है, मुझे कितना चाहिए, -2, तो -2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, -2, -4, ये तो नहीं आएगा. दिस इज नॉट ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया बाय दिस थ्योरम. बीटा 1 इज ए बेसिस ऑफ R2. तो इसकी मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या क्या मिलेगा मुझे, तो ये आपका मैंने मान लिया v1 वेक्टर है और ये v2 है, ठीक है. सो दिस इज ए बेसिस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस v. देन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मुझे निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा, तो क्या करेंगे, t ऑफ v1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर आप लिखेंगे, t ऑफ v2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बीटा. सो t ऑफ 1,2 है आपके पास, सो t ऑफ 1,2 इज, ये हमें पता है 1,2 है, तो और यू कैन से t ऑफ v1 इज v1, यानी कि 1 टाइम ऑफ v1 प्लस 0 टाइम ऑफ v2, एंड t ऑफ v2 की अगर आप बात करेंगे तो कितना आया, माइनस ये है हमारे पास, t ऑफ v2 इज सेम एज t ऑफ माइनस का 2,1, और ये हमारे पास आया 2, माइनस का 1, ठीक है. तो अगर अब आपको इसके फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 2 टाइम ऑफ 1, और आई कैन राइट 0.v1 माइनस का 1.v2. सो t ऑफ v2 हमारे पास है ये, एंड t ऑफ v1 हमारे पास है ये. तो कोऑर्डिनेट वेक्टर आप लिखेंगे तो कितना आएगा, t ऑफ v1 कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा कितना आया, 1, 0. t ऑफ v2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा कितना आया आपके पास, 0, माइनस का 1, और यहाँ पे आप लिखेंगे तो 1, 0, 0, माइनस का 1. सो द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा डैश जो हमने माना है वो आपका कितना आ गया, 1, 0, 0, माइनस का 1. अब अगर मुझे निकालना है मैट्रिक्स, जो लीनियर ऑपरेटर मुझे फाइंड आउट करना है, t ऑफ a, b मुझे निकालना है इन टर्म ऑफ a, b, तो मुझे यूज करना पड़ेगा चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट वेक्टर. ये अगर ये एक बेसिस के रिस्पेक्ट में मेरे पास मैट्रिक्स है, तो किसी दूसरी बेसिस के रिस्पेक्ट में मुझे मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, तो वो हम जनरली क्या करते हैं, एक जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसको हम मान लेते हैं P, अज्यूम कर लेते हैं. तो ये भी आपने किया होगा, P इनवर्स AP इक्वल टू B. T मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा डैश, ये हमारे पास है 1, 0, 0, माइनस का 1, जो भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है. अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस बीटा. ये मुझे निकालना है वेयर बीटा इज द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस. E1 मेरे पास है 1, 0 एंड E2 मेरे पास है 0, 1. ये मुझे निकालना है स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रिस्पेक्ट में. तो ये हम लिखते हैं लेट Q बी द मैट्रिक्स दैट चेंजेस बीटा डैश कोऑर्डिनेट इनटू द बीटा. बीटा डैश जो है वो आपके पास बेसिस थी 1, 2 एंड -2, 1, इसकी बेसिस है, एंड ये बेसिस है आपके पास 1, 0 एंड 0, 1. तो मुझे फाइंड आउट करनी है, मुझे मैट्रिक्स निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा. So let beta be the standard basis of R2. Let Q be the matrix
that changes beta dash coordinate into beta coordinates, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स हम डिफाइन कर लेते हैं कैसे। ये जो पहला कंपोनेंट है बीटा का, बीटा डैश का, वो हम लिख दिया 1 2, एंड ये हम लिख दिया -2, 1। सो ये हमारी मैट्रिक्स है, ये हमने मान लिया। देन ये क्यू इनवर्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा इनटू क्यू इज इक्वल टू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा डैश। ये आपका होता है चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट वेक्टर। ये आपने फर्स्ट में किया होगा, दोबारा आप रिवाइज कर लेंगे। तो ये मुझे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा। तो बीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये क्यू इनवर्स यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्यू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा डैश इनटू क्यू इनवर्स। तो क्यू ये है मेरे पास मैट्रिक्स जो कि चेंज करेगा कोऑर्डिनेट वेक्टर बीटा टू बीटा डैश। तो इसका मैट्रिक्स हमने इनवर्स फाइंड आउट किया है। उसके बाद ये मुझे निकालना है स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आ जाएगा क्यू इनटू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा डैश इनटू क्यू इनवर्स। तो क्यू इनवर्स है हमारे पास, क्यू है, और ये है हमारे पास ये। तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा। सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा ये हमें मिल जाएगी। और यू कैन राइट, हाँ ये आपका हो जाएगा माइनस का 3/5, 4/5, और ये आपका हो जाएगा 4/5, ये हो गया 3/5। ओके, सो ये अब आपको पता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में, यानी कि टी ऑफ E1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर ये होगा, टी ऑफ E2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर ये होगा, और यू कैन से दैट टी ऑफ E1 जो होगा वो आपका होगा माइनस का 3/5 E1 प्लस 4/5 E2। यही होता है, टी ऑफ E1 निकालेंगे तो ऐसे ही जाएंगे स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में। अब टी ऑफ E2 अगर आपको निकालना तो ये आपको हो जाएगा 4/5 E1 एंड प्लस 3/5 E2। यही मुझे निकालना है टी ऑफ A, B इन जनरल। तो A, B स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस जो होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखते हैं तो A, B को आप कैसे लिखेंगे, A, B को आप लिख सकते हैं A, E1 प्लस B, E2। तो इसको हम लिख देते हैं A टाइम ऑफ E1 प्लस B टाइम ऑफ E2, एंड बिकॉज T इज लीनियर तो A टाइम ऑफ T ऑफ E1 प्लस B टाइम T ऑफ E2। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, A टाइम ऑफ T ऑफ E1। T ऑफ E1 हमारे पास ये है, तो माइनस का 3/5 E1 प्लस 4/5 E2 कॉमा प्लस B एंड T ऑफ E2। T ऑफ E2 कितना है, 4/5 E1 प्लस 3/5 E2 ये है। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3/5 A E1 वाले कोफिशिएंट अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3/5 A एंड 4/5 प्लस का 4/5 B, ये आपका हो जाएगा E1 वाला टर्म प्लस E2 वाले कंसीडर करते हैं 4/5 A एंड E2 वाला है हमारे पास 3/5 B E2। तो अगर आप इनको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अभी अभी मैंने लिखा था A E1 प्लस का B E2, कैसे लिखेंगे, A, B की फॉर्म में लिख सकते हैं वापस से। तो अगर आप इनको लिखना चाहें तो कितना कैसे लिखेंगे, माइनस का 3/5 A प्लस 4/5 B, ये पहला टपल हो गया। दूसरा टपल है आपका 4/5 A प्लस 3/5 B। तो इसको इन्होंने लिख दिया इस फॉर्म में, रो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में। तो पहला वेक्टर आपका ये है, तो 1/5 इन्होंने बाहर ले लिया। सो 1/5 कितना होगा, माइनस का 3 टाइम ऑफ A प्लस 4B, माइनस का 3 टाइम ऑफ A प्लस 4B, 1/5 4A प्लस 3B, 4A प्लस 3B। सो टी ऑफ A बीटा मुझे एक फाइंड आउट किया है। यहाँ पे T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैंने एक बीटा फाइंड आउट किया, बीटा डैश इज ए बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस V, जो कि है मेरा R2 ओवर R। सो ये मैंने एक फाइंड आउट किया है, ये ही मेरा मेन मोटिव था यहाँ पे इस एग्जांपल का, कि हमने यहाँ पे एक बीटा डैश एक बेसिस फाइंड आउट की है वेक्टर स्पेस V की, सच दैट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T with respect to beta is a diagonal matrix. This is the diagonal matrix. जब I is distinct from J है तो एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे। सो Aij is equal to 0 when I is distinct from J। तो केवल आपके जो एलिमेंट बचेंगे I, J वो आपके जीरो हो या ना हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट जब I डिस्टिंक्ट है फ्रॉम J से तो एंट्री जो होंगी वो जीरो होंगी।
So means a matrix of this form D11, D22 up to Dnn. A matrix of this form, बाकी जो एलिमेंट है वो जीरो है. So a matrix of this form is called a diagonal matrix. तो ये आप एक लीनियर ऑपरेटर आपके पास है T from the vector space V to V, यानी कि सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे है तो उसको हम जनरली लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं. तो ए लीनियर ऑपरेटर T on a finite dimensional vector space V, where जो है dimension of the vector space V is finite, is called diagonalizable if there exists an ordered basis beta such that the matrix representation T with respect to beta is a diagonal matrix. जो अभी हमने एग्जांपल देखा है रिफ्लेक्शन का था अबाउट द लाइन y is equal to 2x. तो रिफ्लेक्शन ये हमने डिफाइन किया था T of a, b is c, d. तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स फाइंड आउट की थी बीटा डैश, वो था हमारे पास 1, 2 एंड माइनस का 2, 1. सो दिस इज एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ दिस such that matrix representation of T with respect to beta dash is a diagonal matrix. So this operator T is called diagonalizable. So ये definition है. So एक linear operator on a finite dimensional vector space V is called diagonalizable if there exists an ordered basis. ये important point है. There exists an ordered basis beta such that matrix representation of T with respect to beta is a diagonal matrix. So square matrix A is said to be diagonalizable if the linear operator LA is also diagonalizable. T be a linear operator on a vector space V, यानी कि vector space V से लेके V over the field F. This be a linear operator, ये linear operator है. Then a non-zero vector V is a non-zero vector belonging to the vector space V over the field F is called eigenvector. Is called an eigenvector of the linear operator T if there exists lambda belonging to the field. If there exists an lambda belonging to the field such that T of V is equal to lambda V. So similarly मैट्रिक्स के लिए है. So A belonging to A भी a मैट्रिक्स है, n cross n मैट्रिक्स की है. Then a non-zero vector V belonging to field is called an eigenvector of A if there exists a scalar. Scalar exist करेगा lambda such that I can write A V is equal to lambda V. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था T of V is equal to lambda V. So similarly T को हम रिप्लेस कर देंगे A से. अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास A जो भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो लीनियर ऑपरेटर जो है सेम वेक्टर स्पेस है, सेम वेक्टर स्पेस पे है. तो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनेगी आपकी वो यहाँ पे अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इन दोनों का जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी बनेगी n क्रॉस n की मैट्रिक्स. तो यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही हम बात करेंगे. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. लीनियर ऑपरेटर जो है T इन जनरल ये आपके पास होता है अगर ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और ये m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो जो मैट्रिक्स बनती है बीटा से गामा, वो जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी बनती है m क्रॉस n की मैट्रिक्स. लेकिन यहाँ पे दोनों डायमेंशन सेम है. T फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V से लेके V, इसकी डायमेंशन है ना, इसकी डायमेंशन है ना, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो बनेगी क्योंकि दोनों सेम है बेसिस बीटा, उसकी जो मैट्रिक्स आएगी Aij वो आएगी, पहले ये होता है n क्रॉस n. सो ये आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी. सो जितना भी काम होगा अब वो हमारा लीनियर ऑपरेटर पे बात होगी, ना कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे. अभी जितना भी काम होगा सारा लीनियर ऑपरेटर पे हम बात करेंगे. तो वहां पे जो भी मैट्रिक्स आएगी वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी. सो लेट A बी ए n क्रॉस n मैट्रिक्स, देन ए नॉन जीरो वेक्टर बिलोंगिंग टू द फील्ड. क्योंकि A जो है वो आपकी कहाँ की मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है. तो मुझे क्या चाहिए, AV चाहिए मुझे. AV इज इक्वल टू लैम्डा V. सो V जो होगा वो आपका n क्रॉस 1 वेक्टर हम लेंगे यहाँ पे, n क्रॉस 1. सो ए नॉन जीरो एक वेक्टर हम लेंगे यहाँ पे. सो ए नॉन जीरो वेक्टर V belonging to Fn is called an eigenvector of A if V is an eigenvector of LA, that is AV is equal to lambda V. तो एक जैसे ये हमने कंसीडर किया है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 4 2. उसके बाद मैंने वेक्टर लिया है V1 एंड दूसरा वेक्टर मैंने लिया 3, 4. सो A इंटू V1 अगर मैं निकालता हूँ तो मेरा कितना आया, A इंटू V1 अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 1 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2, ये 4 माइनस 2 इज 2. सो A इंटू V1 आपके पास आया माइनस का 2, 2
अगर मैं इसकी फॉर्म में मुझे लिखना है तो मैं माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ, सो ये मेरे पास आ जाएगा 1 एंड माइनस का 1. सो दिस इज योर माइनस का 2 इंटू V1. सो हमने लिख दिया AV1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 V1. सो लैम्डा 1 आपका यहाँ पे हो गया, या लैम्डा मान लीजिए, सो लैम्डा यहाँ पे आपका माइनस का 2 है. सो AV1 इक्वल टू लैम्डा V1 एंड V1 आपको पता है नॉन जीरो वेक्टर है. तो A हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, A हमारे पास मैट्रिक्स है और V1 एक नॉन जीरो वेक्टर है हमारे पास, सच दैट AV1 इक्वल टू लैम्डा V1. सो V1 इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर, is called an eigenvector, and with corresponding eigenvalue is कितनी है, जो स्केलर है हमारे साथ अटैच्ड है माइनस का 2. सो V2 की अगर हम बात करें तो A इंटू V2 अगर हमने कंसीडर किया तो हमारे पास आया 15 20 और मुझे निकालना है V2 की फॉर्म में. सो मैं यहाँ से 5 कॉमन ले देता हूँ. सो 5 इंटू 3 कॉमन 2. सो मेरे पास मिला A V2 इज इक्वल टू 5 V2 एंड V2 आपको पता है V2 इज नॉन जीरो. सो V2 इज आल्सो एन आइगन वेक्टर विद कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू इज 5.